बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, हाउ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, सरप्लस और शॉर्टेज, ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, ग्राफ के साथ। अब व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मीन्स व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, the demand of same product will fall. As demand falls, supply of goods increase. So supply of goods have also inverse relationship with the quantity demand and quantity supply. So we can say if price increases, demand decreases and supply increases. So price and supply have direct relationship with each other. अब ये तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा हो गई। अब लॉ ऑफ डिमांड सिंपल एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे? अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, उस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसी चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी कि इन दोनों में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक मोबाइल है 50,000 की मिल रही है तो उसकी डिमांड कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर वही मोबाइल आपको 20,000 में मिले तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड ज़्यादा हुई और प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड कम हुई। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है। अगर ये सवाल आता है तो आप इस तरह से डेफिनेशन लिख के अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी डिमांडेड, व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? व्हेन बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज द गुड्स। यानी कि जब बायर्स किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद हों और काबिल हों, यानी कि अगर कोई भी चीज़ उनके आगे पड़ी है किसी भी दुकान पे, अगर वो ख़रीद सकते हैं और ख़रीदना चाहते हैं तो उसको हम क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। अब डिमांड शेड्यूल, यानी कि व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल? ए टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए गुड एंड क्वांटिटी डिमांड। यानी कि एक ऐसा टेबल जो प्राइस ऑफ गुड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप को शो करता है उसको डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। और डिमांड कर्व एक ग्राफ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी कि प्राइस ऑफ गुड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो फ़र्क, जो रिलेशनशिप है, जो ग्राफ दिखाता है उसको डिमांड कर्व कहा जाता है। अब ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, टेबल भी आपको दिखेगा और ग्राफ कुछ इस तरह का है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ की 10 रुपये प्राइस है तो उसकी जो डिमांड होगी वो 300 रुपये होगी। यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड का जो डिमांड कर्व है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का जो ग्राफ है वो राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करता है, ठीक है ना। राइट टू लेफ्ट, अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है ट्रेवल करता है, जबकि सप्लाई का जो है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड करता है, ठीक है ना। अब यानी कि 10 रुपये अगर किसी भी चीज़ की प्राइस है तो हमारा जो 10 रुपये अगर प्राइस है तो डिमांड होगी 300 रुपये। अगर 20 रुपये प्राइस है तो डिमांड होगी 250 रुपये। अगर 30 रुपये है, यानी कि प्राइस बढ़ती जा रही है, डिमांड कम होती जा रही है। अब अगर 30 रुपये है तो डिमांड होगी 200 रुपये। अगर 40 रुपये है तो डिमांड और भी कम हो गई 150 रुपये। अगर कोई भी चीज़ 50 रुपये है तो डिमांड उसकी हो गई 100। यानी कि अगर एप्पल्स हैं या फिर मोबाइल्स हैं, अगर किसी भी एप्पल की रकम 100 रुपये थी, अगर किसी भी एप्पल की रकम 10 रुपये थी तो 300 उसकी डिमांड थी, यानी कि 300 एप्पल्स बिक रहे थे। अगर वहीं पर उसी एप्पल की 20 रुपये हो गई डिमांड तो 250 बिक रहे थे। अगर 30 रुपये हो गई तो 200 एप्पल्स बिक रहे थे। यानी कि अगर प्राइस ज़्यादा होती जा रही थी तो डिमांड हमारी कम होती जा रही थी। लेकिन अगर यही प्राइस 50 से कम आती जाए, यानी कि 40 हो, 30 हो, तो हमारी जो है डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये हमें ये शो करता है, ठीक है। अब वाई डिमांड इज़ अफेक्टेड, जो डिमांड है किसी भी चीज़ की वो अफेक्ट क्यों होती है? सबसे पहले तो प्राइस, अगर प्राइस उसकी ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, या प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो अगर कम या ज़्यादा होती है तो इसको, इसी वजह से एक रीज़न ये हो गया डिमांड को अफेक्ट करने का, ठीक है ना। दूसरा रीज़न है कंज्यूमर इनकम चेंज। अगर कोई भी बंदा कोई चीज़ खरीदता है, अगर उसकी सैलरी कम हो गई है या उसके खर्चे ज़्यादा हो गए हैं तो वो चीज़ नहीं खरीदेगा। यानी कि जब अगर कोई भी बंदा एक असली साबुन खरीदता है 150 वाला, अगर उसकी खर्चे ज़्यादा हो गए हैं या उसकी सैलरी कम हो गई है तो वो उस चीज़ से नीचे आके थोड़ा सस्ता वाला साबुन खरीदेगा, ठीक है ना। तो दूसरा हो गया कंज्यूमर इनकम चेंज। लेकिन अगर ऐसी कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा हो जाती है तो वो चीज़ें
वही खरीदेगा। या फिर यानी कि अगर वो कंज्यूमर अगर 150 रुपये वाला साबुन खरीद रहा था, अगर उसकी इनकम ज़्यादा हो गई तो वो 200 रुपये वाला साबुन खरीदेगा। यानी कि डिमांड इसी से भी अफेक्ट होती है, ठीक है ना। और तीसरा रीज़न है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि अगर उसी तरह की दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे ब्रांड्स हैं और उससे अच्छे हैं तो बंदा उस पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई भी साबुन है 150 रुपये वाला लक्स का, ठीक है ना, उसी जगह अगर दूसरी कंपनी का साबुन है, उसी तरह है, उस जैसा है, लेकिन वो 10 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो बंदा वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इससे लक्स साबुन के डिमांड पे असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो तीसरा ये रीज़न हो गया। और चौथा हो गया टेस्ट एंड फैशन, यानी कि अगर कोई भी कंज्यूमर है, उस बंदे को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो वो चीज़ वो नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर वो कह रहा था ये सही है, कुछ दिनों तक उसको अच्छी लगी, फिर अगर उसको अच्छी नहीं लगी तो वो दूसरी पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि टेस्ट एंड फैशन भी चौथा रीज़न है। और पांचवां है एक्सपेक्टेशन, यानी कि अगर कंपनी ने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो कि कंज्यूमर को अच्छी नहीं लगती तो वो दूसरी पे चेंज हो जाएगा, या अच्छी लगती है तो यानी कि उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, वो खरीदेगा। यानी कि पांचवा है एक्सपेक्टेशन। तो ये 5 रीज़न थे: मार्केट प्राइस, कंज्यूमर इनकम चेंज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड फैशन, एक्सपेक्टेशन। इन रीज़न्स की वजह से जो है किसी भी चीज़ की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, या वो डिमांड इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिक्रीज़ ही हो। अगर जैसे मैंने बताया, अगर ये चीज़ें चेंज होती हैं तो इनके हिसाब से डिमांड भी चेंज होगी। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब हमारा आता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इन अदर वर्ड्स देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें कहता है कि प्राइस और सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। ये हम एक मिसाल से समझते हैं। और क्वांटिटी रिस्पॉन्ड इन द सेम डायरेक्शन एज प्राइस चेंजेस एंड वाइस वर्सा। और क्वांटिटी भी उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में प्राइस जाती है। वो ग्राफ की यहाँ बात कर रहा है, वो भी हम ग्राफ शो करते हैं। सो नाउ इफ यू सी हेयर, इफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीजेस एंड प्राइस डिक्रीजेस। सो हेयर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, एंड डिमांड हैज़ आल्सो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्राइस। अब हम एक मिसाल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी भी मुल्क ने 1 लाख मोबाइल फ़ोन से यहाँ भेजी हैं, ठीक है ना, 1 लाख उन्होंने जो भेजी ये है सप्लाई, यानी कि उन्होंने सप्लाई की। अब उस मोबाइल की अगर 50,000 रकम है, प्राइस है, तो उनकी डिमांड थोड़ी कम होगी, ठीक है ना। डिमांड उनकी थोड़ी कम होगी, प्राइस यानी कि ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा है तो उनकी डिमांड कम होगी और लोग खरीदेंगे नहीं तो उनकी जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि उन्होंने 1 लाख भेजी हैं तो वो 1 लाख ही होंगी, यानी कि सप्लाई उनकी ज़्यादा होगी। यानी कि 10,000 या 20,000 बिकेंगी, 80,000 तो पड़ी रहेंगी, 80,000 भी यानी कि ज़्यादा, यानी कि उनकी सप्लाई है। तो यहाँ पर जो इसकी ये बताना चाह रहा है लॉ ऑफ सप्लाई, कि अगर किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है। वो कैसे? यानी कि जैसे अगर किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हुई तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ होगी। डिमांड डिक्रीज़ होगी यानी कि लोग खरीदेंगे नहीं तो उनकी वो सप्लाई बढ़ जाएगी। यानी कि जो चीज़ें वो उन्होंने भेजी थी वो उतनी ही रहेंगी या भेजते रहेंगे तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड उसकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसी चीज़ की जो प्राइस है वो कम हो जाती है, यानी कि उसी मोबाइल की अगर प्राइस 10,000 हो जाती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो लोग खरीदेंगे, यानी कि उनकी 1 लाख ही मोबाइल ख़त्म हो जाएंगी। वो 1 लाख ही बिक जाएंगी तो उनकी जो सप्लाई है वो ज़ीरो पे पहुंच जाएगी। यानी कि अगर उन्होंने प्राइस डिक्रीज़ की तो उनकी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो गई। यानी कि उन्होंने प्राइस जो है मोबाइल की कम की तो लोगों ने खरीदना शुरू किया, यानी कि डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो उनकी वो मोबाइल्स ख़त्म हो गए, यानी कि उनकी सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो गई, सप्लाई कम हो गई। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। तो ये हमारा था लॉ ऑफ सप्लाई। अब क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? व्हेन सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल, यानी कि जब जो सेलर्स हैं, जो चीज़ भेज रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है उसको भेजना और एबल हैं, भेजने के काबिल हैं। यानी कि अगर कोई भी सेलर है वो शैम्पू भेजना चाहता है तो उसकी वहाँ ख्वाहिश भी हो और उसके पास वो शैम्पू हो भी, यानी कि एबल भी हो। यानी कि उसके पास अगर शैम्पू है ही नहीं, वो कैसे भेजेगा? तो क्वांटिटी सप्लाइड ये कहता है कि व्हेन सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल। और क्वांटिटी डिमांड हम पढ़ के आए, वो कह रहा था कि व्हेन बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय, ठीक है।
तो सप्लाई शेड्यूल ए टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, एक ऐसा टेबल जो कि सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है, उस टेबल को हम सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। और सप्लाई कर्व एक कर्व दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ऐसी कर्व जो क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप को शो करती है, उसको हम सप्लाई कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं, जैसे हमने पहले वाला ही ग्राफ बनाया था वही ग्राफ बनाते हैं, लेकिन इस ग्राफ में जो क्वांटिटी सप्लाइड के ग्राफ में जो कर्व ट्रेवल करती है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड या डाउनवर्ड करती है, और डिमांड कर्व में जो हमने पढ़ा था वो राइट टू लेफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड करती है, ठीक है। अब ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड या डाउनवर्ड करती है, ठीक है। तो अब इसमें कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की प्राइस 10 रुपये है तो उसकी जो सप्लाई होगी 100 होगी, ठीक है। अब उसी चीज़ की अगर प्राइस 20 रुपये हो गई तो उसकी सप्लाई होगी 150, यानी कि सप्लाई भी बढ़ गई। अगर 30 रुपये हो गई प्राइस तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अगर 40 हो गई तो उसकी सप्लाई 250 हो जाएगी। अगर 50 रुपये प्राइस हो गई तो सप्लाई 300 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि अगर कोई भी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, यानी कि प्राइस इंक्रीज होगी तो जाहिर बात है डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी तो उस चीज़ की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब वाई सप्लाई इज अफेक्टेड, ठीक है ना। क्वांटिटी सप्लाइड अफेक्ट क्यों होती है, पहले हमने पढ़ा था डिमांड अफेक्ट क्यों होती है, अब सप्लाई क्यों अफेक्ट होती है। वही, एक तो प्राइस है, यानी कि प्राइस ऊपर नीचे होगी तो सप्लाई अफेक्ट होगी, सप्लाई भी ऊपर नीचे होगी, ठीक है। और दूसरा है इनपुट प्राइस, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाई है उसमें जो आपने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है वो महंगा था, ठीक है ना, वो महंगा था, आपने वो चीज़ महंगी बनाई। अब आप जाहिर बात है महंगी बेचेंगे तो वो सप्लाई पे इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं तो वो सप्लाई उसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरा ये रीज़न है। तीसरा है टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अगर आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, इसी तरह के मोबाइल इस्तेमाल की है जो कि लोगों को वो टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही, वो अच्छी नहीं लग रही, तो ये भी अफेक्ट करेगी। और एक्सपेक्टेशन, यानी कि अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये चीज़ अच्छी बनेगी लेकिन वो अच्छी नहीं बनी तो भी ये अफेक्ट होगी। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन लोगों की थी कि ये इतनी अच्छी नहीं बनेगी लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बन गई तो ये सप्लाई कम हो जाएगी और लोग ख़रीदना चाहेंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन है। और पांचवा है टेस्ट एंड फैशन, वही, यानी कि अगर लोगों का टेस्ट एंड फैशन, यानी कि पहले अगर लोग सैमसंग इस्तेमाल करते थे फ़ोन, अभी आईफोन कर रहे हैं, तो यानी कि टेस्ट एंड फैशन उनका चेंज हो गया, तो इनकी वजह से भी जो है इनकी ये अफेक्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ दो टर्म्स हैं, मूवमेंट इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। अब मूवमेंट इन डिमांड कर्व कहता है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड में फ़र्क आता है प्राइस की वजह से, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज़ की प्राइस कम या ज़्यादा होती है और उस चीज़ की डिमांड में फ़र्क आता है तो इसको कहा जाएगा कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड में फ़र्क आता है प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से, यानी कि अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरती या टेस्ट एंड फैशन पे नहीं उतरती वो चीज़, या फिर उन लोगों की इनकम चेंज हो गई है, यानी कि कम हो गई है उनकी ये सैलरीज और उसकी वजह से वो चीज़ वो नहीं खरीद रहे और दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो गए हैं, तो इसको कहा जाएगा कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये दोनों टर्म्स में फ़र्क है, मूवमेंट इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड में प्राइस की वजह से फ़र्क आए तो उसको कहा जाएगा कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व, और जब भी प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से किसी भी चीज़ की डिमांड में फ़र्क आए तो कहा जाएगा कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि दूसरे फैक्टर्स, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स यही हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरती या टेस्ट एंड फैशन या उनकी सैलरीज चेंज हो जाती हैं या वो टेक्नोलॉजी लोगों को पसंद नहीं आती, यानी कि प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से अगर उस चीज़ की डिमांड में फ़र्क आता है तो उसको कहा जाएगा कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये दोनों टर्म्स में फ़र्क है। अब जो हमने टॉपिक शुरू में बताया था कि इक्विलिब्रियम, हाउ इक्विलिब्रियम इज अटेंड। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, ठीक है ना। द क्वांटिटी लेवल एट विच द क्वांटिटी डिमांड बिकम्स इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, जब एक ऐसी पॉइंट क्वांटिटी की एक ऐसी पॉइंट जहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो उसको कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। अब दूसरा है इक्विलिब्रियम प्राइस। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? द प्राइस एट व्हिच क्वांटिटी सप्लाइड बिकम्स इक्वल टू द
क्वांटिटी डिमांड, एक ऐसी प्राइस जिस प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो उसको कहा जाएगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब एक वही ग्राफ हम उसी ग्राफ के साथ समझते हैं, यानी कि अगर कोई भी चीज़ 10 रुपये में है तो उसकी जो डिमांड है, उसकी जो सप्लाई है वो 100 होगी और उसकी डिमांड जो है 300 होगी, ठीक है। अगर वही चीज़ हमें 20 रुपये में मिलती है तो उसकी 20 रुपये उसकी प्राइस है, तो उसकी जो सप्लाई होगी वो 150 होगी और उसकी जो डिमांड होगी वो 250 होगी, यानी कि डिमांड हमारी कम हो गई क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई, ठीक है। और उसी चीज़ की अगर प्राइस है 30 रुपये तो उसकी जो सप्लाई है वो 200 रुपये 200 रुपये नहीं 200 हो जाएगी और उसकी जो डिमांड है वो भी 200 हो जाएगी। अब ये जो पॉइंट है, यानी कि जो ये 30 रुपये प्राइस है, इस प्राइस पे वो चीज़ की जो सप्लाई है, सप्लाई भी 200 हो रही है और डिमांड भी 200 हो रही है, यानी कि ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी है? इक्विलिब्रियम प्राइस है 30 रुपये, ठीक है ना। यानी अगर किसी भी चीज़ की इस ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी भी चीज़ की प्राइस है 30 रुपये तो यहाँ पर सप्लाई भी 200 होगी, सप्लाई ऑफ थिंग भी 200 होगी और डिमांड ऑफ थिंग या डिमांड ऑफ प्रोडक्ट भी 200 होगी। तो ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो पॉइंट है बीच में, यानी कि 200 के आमने सामने जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं, ये जो पॉइंट है इसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाएगा। और इसी तरह इक्विलिब्रियम हमें हासिल होती है, अटेन होती है। उम्मीद है इस ग्राफ से आपको समझ आ गया होगा और नीचे आपको टेबल भी दिख रहा होगा जिसमें भी यही बता रहा है कि अगर 30 रुपये किसी भी चीज़ की प्राइस हो रही है तो उसकी जो डिमांड है वो भी 200 होगी और सप्लाई भी उसकी 200 होगी। अब दो और टर्म्स हैं, सरप्लस और शॉर्टेज। अब सरप्लस क्या है? सरप्लस इज ए सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि एक्सेस ऑफ सप्लाई। अब सरप्लस एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांड से भी ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो भी चीज़, यानी कि अगर ये जो आपको ग्राफ में ये चीज़ दिख रही है ये सरप्लस है, यानी कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि 300 सप्लाई हो गई और जो डिमांड है वो सिर्फ 100 है, ठीक है ना। सप्लाई यानी कि डिमांड से भी ज़्यादा हो गई, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब एक्सेस ऑफ सप्लाई हो जाए और डिमांड बिल्कुल ही कम हो जाए तो ये होगी सरप्लस, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर सप्लाई हो गई 300, ठीक है, 300 सप्लाई हो गई और डिमांड हो गई 100, यानी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई। अब 300 में से माइनस करेंगे हम 100 तो बचेगा 200, ठीक है ना। अब 200 किस चीज़ को शो करता है? 200 इस चीज़ को शो करता है, यानी कि ये कहता है कि डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यानी कि सप्लाई भी 200 तक और जो है डिमांड जो है ये कहता है कि डिमांड को भी 200 और 200 तक पहुंचा दो, यानी कि 200 का फ़र्क है डिमांड और सप्लाई में, ठीक है। अब जो शॉर्टेज है, ए सिचुएशन इन विच क्वांटिटी डिमांड एक्सीड्स क्वांटिटी सप्लाइड, ये शॉर्टेज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्वांटिटी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि यहाँ एक्सेस ऑफ डिमांड हो जाती है, वहाँ पर एक्सेस ऑफ सप्लाई हो रही थी, शॉर्टेज में एक्सेस ऑफ डिमांड हो रही है। तो जो ये ग्राफ में शॉर्टेज को मैंने टिक किया है ये एक शॉर्टेज वाली सिचुएशन है। इसमें क्या है, यानी कि जो सप्लाई है वो 100 है और डिमांड है 300, यानी कि जो जिस चीज़ की डिमांड है वो 300 लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ की सप्लाई सिर्फ 100 आ रही है। अब 300 में से 100 को हम माइनस करेंगे, हमारे पास 200 बचेंगे। तो ये ग्राफ शो करना चाहता है कि 200 ऐसी और चीज़ें होनी चाहिए जो कि डिमांड को पूरा करें। तो ये शॉर्टेज ये सिचुएशन है जहाँ पर डिमांड की क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाती है क्वान्टिटी सप्लायर से। तो बाय दिस ग्राफ, अब इन ग्राफ का फ़ायदा क्या है? बाय दिस ग्राफ प्रोड्यूसर कैन अवेयर दैट हाउ मच सप्लाई ऑफ गुड वी शुड इंक्रीज और डिक्रीज। इन ग्राफ से प्रोड्यूसर को पता चलता है कि हम को प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है उसको कितनी हद तक इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, सप्लाई को किस हद तक इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए। देयरफॉर इक्विलिब्रियम कीप्स मच इंपॉर्टेंस टू फुलफिल द कैपेसिटी ऑफ गुड्स। जो इक्विलिब्रियम है वो कैपेसिटी ऑफ गुड्स को की इंपॉर्टेंस को पूरा करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। इन मार्केट प्राइजेज एडजस्ट टू बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए ये प्राइजेज को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है ना। प्राइजेज की मार्केट की प्राइजेज को जो है एडजस्ट किया जाता है। दीज इक्विलिब्रियम प्राइजेज आर द सिग्नल्स, जो ये इक्विलिब्रियम प्राइजेज हैं ये सिग्नल्स हैं दैट गाइड इकोनॉमिक डिसीशंस, जो कि प्रोड्यूसर्स इकोनॉमिक डिसीशंस को लेने में उनकी मदद करते हैं कि हाउ टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, बहुत ही कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट को कैसे बनाएं और सूटेबल प्राइस पे उसको कैसे भेजें।
और ताकि उनकी जो चीज़ों की डिमांड है वो ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही अहम टॉपिक था जो कि अक्सर एग्जाम्स में आता है। तो दोस्तों अगर आपको इकोनॉमिक्स के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर आपको इकोनॉमिक्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। और अगर आपको इसी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप इसी टॉपिक के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। शुक्रिया। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।